हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आर्टिकल 32 के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट इशू होता है, रिट जारी होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 32 तो हमें पता ही है कि क्या है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, सबसे लास्ट आर्टिकल, वो 32 है। तो उसमें बताया गया कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और उसमें अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो हम डायरेक्टली सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारे पास भारत के सभी नागरिकों को, सबसे छोटे नागरिक को भी ये अधिकार दिया गया है कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट जारी होता है आर्टिकल 32 के थ्रू होता है, और हाई कोर्ट में जो रिट जारी इशू होता है वो आर्टिकल 226 के थ्रू होता है। 5 तरह के रिट्स हैं। सबसे पहले सर्टियोररी, क्यू वारंटो, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस और प्रोविशन। ये 5 तरह के रिट्स हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किए जाते हैं। और 226 आर्टिकल की बात करें तो यही रिट्स हाई कोर्ट्स के द्वारा भी इशू किया जाता है। 5 तरह के रिट्स जो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 के थ्रू और हाई कोर्ट में 226 के थ्रू जारी किया जाता है। तो सबसे पहला रिट्स कौन सा है? हैबियस कॉर्पस। इसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस बंदे को डिटेन किया गया है, मतलब अरेस्ट किया गया है, तो पुलिस ऑफिशियल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रिट इशू करता है कि बंदी को प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश किया जाए। मतलब टू हैव अ बॉडी, मतलब शरीर के साथ उसको कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देता है। तो ये डिटेंशन के केस में होता है, जब किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है तो उस केस में उस बंदे को हाई कोर्ट में पेश करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, अगर उसे लगता है कि ये प्रॉपर किसी मतलब किसी प्रूफ के साथ इसको अरेस्ट नहीं किया गया है, तो उस केस में ऐसा होता है। दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब सिंपल मतलब होता है कमांड से होता है, वी ऑर्डर टू परफॉर्म अ ड्यूटी। मान लेते कोई ऑफिशियल अधिकारी है जो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा ठीक से। मान लेते हैं जाति निवास आय बनवाने का केस हो गया, हम गए जाति निवास आय बनवाने के लिए और ऑफिशियल मना कर देता है, और उसका कोई ठोस रीजन नहीं है, बस ऐसे ही मना कर देता है, मतलब अपने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता। ये किसी भी केस में हो सकता है। पुलिस में अगर हम एफआईआर कराने जाते हैं, वहां पे अगर पुलिस मना कर देती है कि हम एफआईआर नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या हम सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है हमारे फेवर में, ये रिट इशू कर सकता है, वी ऑर्डर टू परफॉर्म अ ड्यूटी। मतलब जिस ऑफिशियल ने मना किया है उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रिट इशू कर सकता है कि अपनी ड्यूटी ठीक से परफॉर्म करो। उसके बाद थर्ड क्या है? रिट ऑफ प्रोहिबिशन, वी ऑर्डर टू स्टॉप अ ड्यूटी। मतलब अगर कोई केस है जो लोअर, जैसे लोअर हाई कोर्ट, तो इसमें क्या होता है कि जो अपर कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ये आदेश देगा कि अगर कोई केस ऐसा है जो उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, मान लेते हैं कि लोअर कोर्ट्स के ज्यूरिडिक्शन में है ही नहीं, उसके बावजूद भी वो ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, तो हाई कोर्ट अपर बॉडी जो होती है वो लोअर बॉडी को ये आदेश दे सकती है, आदेश देती है कि अब इस ऑर्डर को तुरंत, इस प्रोसीडिंग को तुरंत स्टॉप किया जाए, क्योंकि ये उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं है। तो इसको हम प्रतिषेध रिट कहते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब मना करना होता है। राइट टू सर्टियरी, इसका मतलब उत्प्रेषण लेख से है, टू बी इन्फॉर्म ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। मान लेते कोई केस, ये हायर जो जुडिशियल बॉडी होती है, लोअर किसी अथॉरिटी को ये रिट इशू कर सकती है उस केस में जब कोई मतलब ठीक से उसका जजमेंट नहीं आता है और वो ट्रायल चल रहा है, मान लेते हैं कोर्ट में, तो उस केस में हाई कोर्ट उस केस को अपने अंडर ले सकती है रिट ऑफ सर्टियरी जारी करके। अगर प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन या ठीक से जजमेंट नहीं आता है, मान लेते हैं, या ट्रू जजमेंट नहीं आता, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने अंडर ले सकती है। ये रेट ऑफ सर्टियरिटी में बताया गया। उसके बाद लास्ट कौन सा है? क्यू वारंटो है। क्यू वारंटो को हिंदी में अधिकार परीक्षा कहते हैं। बाय
व्हाट ऑर्डर, मान लेते हैं कोई ऑफिशियल है तो उसके पास कोई सर्टेन प्रूफ नहीं है किसी काम करने का। मान लेते किसी ऑफिस में है लेकिन वो किसी गलती से घूस के थ्रू या फिर गलत तरीके से वो अपॉइंट हो गया है, जिसके लिए वो मतलब एग्जैक्टली उसके पास प्रूफ नहीं है और वो गलती से धोखे से किसी पोस्ट पे चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट उस बंदे को आदेश देते हुए पूछ सकता है कि किस प्रूफ के किस प्रक्रिया के तहत आप इस ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हो। तो उस ड्यूटी से हटाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है अगर वो गलती से किसी पोस्ट पे, मान लेते हैं किसी सरकारी पोस्ट पे वो अपॉइंटेड है लेकिन वो गलती से है, मतलब धोखाधड़ी से, कोई प्रूफ नहीं है उसके पास, न कोई प्रॉपर एविडेंस है, न अपॉइंटमेंट लेटर है। तो ये पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट उससे कि अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ या फिर कोई ऐसा प्रूफ दिखाओ जिसके लिए आप इस पोस्ट पे अपॉइंट हो। तो ये क्यू वारंटो उस केस में इशू होता है जब किसी पर्सन के अगेंस्ट ये रिट इशू हो सकता है। इसके बाद ये वही सारे रिट्स हैं। हैबियस कॉर्पस मैंने बता ही दिया, डिटेन, जब कोई बंदा पुलिस कस्टडी में होता है तो उस बंदे के पास ये अधिकार होता है कि वो रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है और वहां से उसके फेवर में एक रिट इशू होगा जिसके लिए ये बताया जाए कि उस बंदे को बॉडी के सहित सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। तो हिंदी में इसका मतलब होता है हैबियस कॉर्पस का बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैंडमस का मतलब वही चीज कि अगर कोई बंदा पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ये कमांड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट इशू होगा कि वो ठीक से अपना काम करे। फिर सुपीरियर सर्टियोरियर कोर्ट क्या होता है? सुपीरियर कोर्ट। सर्टियोरी तीसरा ये जो रिट्स है इसमें प्रोहिबिशन में क्या होता है कि अगर कोई केस उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर देगा कि ये केस आपके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, इसको आप रोक दो वहीं पे। मान लेते हैं कोई केस बिहार में हुआ है और उसका ट्रायल कहीं दूसरी जगह चल रहा है, मान लेते हैं उड़ीसा में चल रहा है, तो वहां से क्योंकि वो उसके ज्यूरिडिक्शन में है ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इसको मना कर सकता है कि इस प्रोसीडिंग को रोकिए, अब इसको हम देखेंगे। और ये जो सर्टरी क्या होता है प्रोहिबिशन जैसा ही होता है लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये उसके ज्यूरिडिक्शन में हो रहा है उसके बावजूद जजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता है या फिर ट्रू एविडेंस के साथ, तो उस केस को वो अपने जजमेंट में ले सकता है, अपने कंट्रोल में ले सकता है सुप्रीम कोर्ट या हायर अथॉरिटी। की वारंटो में मैंने बता ही दिया कि अगर कोई बंदा गलती से किसी पोस्ट पर अपॉइंटेड है तो उससे अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में पूछा जा सकता है और ये पूछा जा सकता है कि किस बिहाफ पे वो इस पोस्ट पे काम कर रहा है। तो ये क्यू वारंटो का केस होता है। रीट सरकार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज as court grants these writs on their discretion when no other alternate remedy is available except habeas corpus। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट इशू करने का प्रावधान है वो आर्टिकल 32 में है जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फिर हाई कोर्ट की बात करते हैं तो उसमें आर्टिकल 226 में ये बताया गया है कि वो रिट इशू कर सकता है, मतलब रिट ज्यूरिडिक्शन का जो प्रावधान है वो हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 में बताया गया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए रिट इशू कर सकता है। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन हो गया, राइट अगेंस्ट द स्टेट जो बड़े लेवल पे हो गया, नेशनल स्कोप, नेशनल लेवल पे जो केसेस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन आते हैं। वैसे रीजनल ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो हाई कोर्ट के अंडर में आता है रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड बियॉन्ड। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए तो रिट हाई कोर्ट इशू कर ही सकता है लेकिन उसके अलावा बियॉन्ड केसेस में भी रिट इशू होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में केवल फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए ही रिट इशू होता है। ओरिजिनल एंड अपीलेट ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट में भी, रिट अगेंस्ट स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो किसी बड़े लेवल पे स्टेट लेवल पे भी रिट इशू हो सकता है हाई कोर्ट में और किसी इंडिविजुअल के थ्रू भी रिट इशू हो सकता है हाई कोर्ट में।
तो ये वही सारी चीजें हैं। यहाँ पे एक ट्रिक है, CPM-HQ है ना, CPM हेडक्वार्टर है। तो आप देखिए, C फॉर शैटरी हो जाएगा, P फॉर प्रोहिबिशन प्रतिषेध, और शैटरी का मतलब उत्प्रेक्षा, P फॉर प्रोहिबिशन प्रतिषेध, और M फॉर मैंडमस, H फॉर हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, और Q वेरेंटो। तो ये 5 तरह के रिट्स हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, यू हैव द बॉडी, मतलब जो बंदी है उसको बॉडी के साथ कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। पर्पस क्या होता है, टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और प्राइवेट कस्टडी। तो किसी बंदे को, अगर हम किसी बंदे को रिलीज करने के क्रम में होता है जब उसको अनलॉफुली उसको अरेस्ट किया गया हो। दूसरा मैंडमस है, इसमें क्या कमांड दिया जाता है, टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज। तो अगर कोई अथॉरिटी पब्लिक ड्यूटी नहीं करता है ठीक से, तो उसको पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए रिट इश्यू होता है, उसको मैंडमस कहते हैं। सर्टियरी में टू बी सर्टिफाइड, टू क्वेश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड एंड इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई केस चल रहा है लोअर कोर्ट्स में, तो वो जो केस है वो अपने अंडर में सुप्रीम कोर्ट ले लेता है। प्रोहिबिशन में अगर कोई ज्यूरिडिक्शन में ही नहीं है, उसके बावजूद भी केस चल रहा है किसी दूसरे कोर्ट्स में, तो सुप्रीम कोर्ट उसको मना करता है और ये बोलता है कि जिस ज्यूरिडिक्शन का वो केस है उसी ज्यूरिडिक्शन में उसको परफॉर्म किया जाए। क्यू वारंटो में किस बेसिस पे कोई बंदा काम कर सकता है, उसके पास क्या प्रूफ है, तो वो जो है वो क्यू वारंटो में बताया गया। उसके बाद क्या है, डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन कंट्री, पूरे कंट्री में प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल जो यूनिक एक ही कोर्ट है वो पूरे कंट्री में, वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। इस तरीके से हाई कोर्ट्स क्या होते हैं, सारे स्टेट्स में होते हैं, और कोई 2 स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट्स भी हो सकता है। जैसे कि पूरे कंट्री में टोटल 28 राज्य हैं, लेकिन टोटल हाई कोर्ट्स की संख्या 24 है। सुप्रीम कोर्ट केवल यूनिक बॉडी होता है। तो इसमें जो हेड होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट होता है। इसमें अब कैसे अपॉइंटमेंट होता है, तो प्रेसिडेंट के थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता है, और हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स। इसमें रिटायरमेंट जो होता है वो 65 साल का होता है सुप्रीम कोर्ट में। जो चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट का टोटल एज है वो 65 है, और हाई कोर्ट में ये 62 साल है। कैन नॉट बी प्ले बिफोर एनी कोर्ट्स एंड कैन नॉट प्लीड इन कोर्ट्स बिलो द हाई कोर्ट्स। उसके अलावा सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल द कोर्ट्स इन ट्राइब्यूनल एंड कंट्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसमें क्या है, सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स अंडर ज्यूरिडिक्शन। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा सेकंड जो पेज है, सेकंड स्लाइड का, इस स्लाइड का सेकंड पेज, इसमें तो ये शेड्यूल्स हैं, सारे शेड्यूल्स इसमें मेंशन है। जैसे पहले शेड्यूल में बात करें तो इसके लिए ट्रिक क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टी फॉर टेरिटरी, मतलब टेरिटरी नेम्स एंड नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो पूरे कंट्री में कितने स्टेट्स हैं उसका नाम क्या है, उसके बारे में शेड्यूल फर्स्ट में मेंशन है। शेड्यूल सेकंड में क्या है, इमोल्यूमेंट्स, सैलरी और अलाउंसेस, है ना, प्रतिलब्धियां हैं, सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में सेकंड शेड्यूल में बताया गया। इस तरीके से थर्ड शेड्यूल में क्या है, अफर्मेशन एंड ओथ्स है, प्रतिज्ञान और जो शपथ का प्रावधान है वो थर्ड शेड्यूल में बताया गया। जैसे किसी पोस्ट पे कोई अपॉइंट होता है, कोई भी मिनिस्टर्स, तो वो ओथ लेता है ना, शपथ लेता है, थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। इस तरीके से फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा और उसके सीट्स का एलोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, शेड्यूल एरियाज के बारे में बताया गया, उसके प्रशासनिक कार्य क्या होंगे, वो सारी चीजें फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स शेड्यूल में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑन शेड्यूल एरियाज असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के जो स्टेट्स होते हैं वो सिक्स शेड्यूल में मेंशन है। इस तरीके से सेवेंथ शेड्यूल में फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि जो इंडिया है वो उसका जो स्ट्रक्चर है फेडरल है, जिसमें 3 तरह के लिस्ट आते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट
और कंकरेंट लिस्ट। एक्चुअल में जो इंडिया का स्ट्रक्चर है यूनियन है, लेकिन अमेरिका के फेडरल जैसा है। 8th शेड्यूल में हमें पता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया। 9th शेड्यूल में क्या है, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में 9th शेड्यूल में मेंशन है। और 10th शेड्यूल में क्या है, डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे एमपी को डिस्क्वालीफाई कैसे करें, तो उसके लिए 10th शेड्यूल में ये प्रावधान किया गया है। 8th और 9th शेड्यूल काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में मेंशन है। तो 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज को बताएगा और उसमें इंग्लिश को लास्ट में जोड़ा भी गया है। 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स और सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। 10th शेड्यूल में डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 11th में क्या है, पंचायती राज है। और 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, मतलब नगर निगम का जो प्रोसेस हो गया, वो सबसे लास्ट शेड्यूल में बताया गया। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.